हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं और आज यहाँ पे क्या होने वाला है आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा। यहाँ आप देखिए, जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था फिजिक्स का डे 7 तक चला था, लेकिन आज हम लोग डे 8 विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम लोग समाप्त करने वाले हैं। उस चैप्टर को पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही कम, लेकिन जो भी पूछा जाता है वो बार बार आता है। यानी आसान इसका सब्जेक्टिव होता है, आपको पढ़ के मजा आएगा और आपको इसमें से 2 सब्जेक्टिव पक्का है क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ये क्लास कर लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका क्या होगा, हाथ में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा और बहुत ही हार्ड क्लास नहीं होगा, क्योंकि ये जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है ना, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। आपको दिखिएगा कितना ज्यादा मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट से एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जल्दी जल्दी इतना काम कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए। और एक बार तो ये तो हम तो पूछना ही भूल गए कि आप सब कैसे हैं, सब चीज बढ़िया है ना, आवाज से ही जा रहा, वीडियो क्वालिटी की सब मतलब वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है ना। और यहाँ पे एक बात, पीडीएफ डल चुका है, कैसे डाउनलोड करना है फिजिक्स के 100 वायरल क्वेश्चन का 100 ऑब्जेक्टिव विथ आंसर के साथ आपको मिलने वाला है। कहाँ से डाउनलोड करना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा बाबू, ये क्लास कर लीजिए। और टाइम तो बिल्कुल कम है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, तो यहाँ पे आज का क्लास भी आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 नंबर का सवाल है, तो बाबू 5 नंबर आज आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज की क्लास में वैसे क्या होने वाला है हम आपको बता दे रहे हैं। तो बाबू आज के क्लास में क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए 2024 क्रैश कोर्स हम लोग करने वाले हैं बाबू। क्या 2024 क्रैश कोर्स हम लोग 2024 करने वाले हैं, यानी जो प्यारे बच्चों छूटा है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए उसका क्या है, डे 8 है बाबू, डे 7 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। इतना काम आप लोग फटाफट से कर दीजिए। और यहाँ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं और पैड ग्रुप नहीं लिए हैं तो पैड ग्रुप बाबू ले लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। देखिए नंबर नोट कीजिए, 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, फटाक से कॉल करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो फटाक से मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस पे डायरेक्टली कॉल करके हमसे बात करके आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जिनका तैयारी नहीं हुआ है फटाफट से ये पैड ग्रुप जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं क्या हम अपनी क्लास। तो एक बार यहाँ पे सभी बच्चे बोल दीजिए, और हाँ अंत में आपको रुकना है, क्योंकि अंत में बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जितने सारे स्टूडेंट है ना, जिनको प्यारे बच्चे यहाँ देखिए जिनकी तैयारी नहीं हुई है, क्रैश कोर्स अभी नहीं किए हैं, तो प्लेयर लिस्ट बन चुका है, बन गया है। जाके प्यारे बच्चों क्या करना है, प्लेयर लिस्ट में जाके सारा वीडियो को आपको देख लेना है, बिल्कुल आपकी तैयारी बाबू हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बाबू हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला जो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है लिखा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बाबू, पहला ही नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, और ये भी साथ में देखिए कि कितनी बार पूछे गए हैं, 2020 में 2022 में। यानी जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, आसान क्वेश्चन होता है, वो आपसे बन जाएगा, पूछा जाएगा। यही 5 से 6 इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 से बाबू 6 इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपसे क्या होगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, एकदम धैर्य बना के रखना है और सारा का सारा प्यारे बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप लोग एकदम रेडी रहिएगा। तो चलिए, विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। तो देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, तो वे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वैसे तरंग जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई भी प्यारे बच्चों किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो। यहाँ आप देखिए, किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहेंगे। और विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होते हैं,
प्यारे बच्चों जो निर्वात होता है ना, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे भी ये क्या करती है, संचरित करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वो क्या कहलाती है, वही कहलाती है हमारी विद्युतीय चुंबकीय तरंग। इसको बहुत बार हम आपको मतलब इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस बार भी आपको समझा रहे हैं, आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, और यहाँ आप देखिए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ये ऐसे तरंग होते हैं जो निर्वात में भी क्या होते हैं, आसानी से संचरित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ आप देखिए आपको याद रखना है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि वे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होते, जिनको संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। वे तरंग जिन्हें संचरित करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचरित होती है। अर्थात विद्युतीय चुंबकीय तरंग वैसे होते हैं जिनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो वैक्यूम यानी निर्वात जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे भी ये क्या करती है, संचरित होती है, अपना यहाँ देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यहाँ देखिए आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनसे अंतरिक्ष यहाँ देखिए अंतरिक्ष में संचार के लिए अर्थात वार्ता के लिए इन्हें तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो हम आपको बता रहे बाबू वो समझिएगा, पूरा आपका 100% क्लियर हो जाएगा। कि वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहेंगे। और यहाँ पे याद रखेंगे अर्थात ये वैसे तरंग होते हैं जो निर्वात में भी संचरित होती है, निर्वात में भी किसी भी चीज की इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसको अंतरिक्ष संचार में भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ नहीं होता है, वैक्यूम में क्या होगा, कुछ नहीं होगा अंतरिक्ष में, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है बाबू कि ये क्वेश्चन आपको 100% आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखें। बाबू मात्र इसमें इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लेकिन पूछेगा जरूर, दो सब्जेक्टिव पूछ दे या तो प्यार बच्चों क्या एक सब्जेक्टिव पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के दो गुण बताइए, यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2019 के एग्जाम में, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग के अगर 5 को भी गुण पूछे ना, आप बता सकते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है प्यारे बच्चों, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग अंतरिक्ष में भी संचरित करता है, अंतरिक्ष में भी इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके गुण लिख देने, प्रॉपर्टीज लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है, यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा इसका गुण ऐसे लिख देना कि वे निर्वात में माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, यानी वे निर्वात में माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, वे निर्वात में बिना माध्यम के क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो यहां आप देख लीजिए वे निर्वात में प्यारे बच्चों बिना किसी माध्यम होगा कि वे निर्वात में यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ आप देखिए वे निर्वात में बिना किसी माध्यम के बाबू बिना किसी माध्यम की यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यह ऐसे लिख देना कि वे निर्वात में बिना किसी माध्यम के भी यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके दो प्रॉपर्टीज है, आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। ये ऐसा चैप्टर है ना कि इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार लेकिन पूछा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर कि एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखे, और ये प्यार बच्चों देखिए 2016 का क्वेश्चन है और 2016 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे समझिए इसका यहाँ पे कि कैसे होगा। क्वेश्चन है कि एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। एक्स किरण के कितने गुण लिखने हैं, तो एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखने हैं।
तो पहला गुण प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है कि एक्स किरण यांत्रिक तरंग होती है। पहला कि जो एक्स किरण होती है ये क्या होती है, इसका भी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। ये भी क्या होती है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है या एक यांत्रिक तरंग होती है। यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य भी कम होता है लेकिन गामा किरण से बाबू कम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखे, तो आपको क्या लिखना है कि एक्स किरण प्यारे बच्चों क्या होती है, एक्स किरण क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है। एक्स किरण यांत्रिक तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। और दूसरा लिखना है प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखना है कि एक्स किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। तो दो प्रॉपर्टी लिखना है, दो आप लोग लिख दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आवश्यक है, फटाफट कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर उतना भी बड़ा नहीं है, ये चैप्टर उतना भी बड़ा नहीं है और इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं प्यारे बच्चों। 5 ही 6 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक इससे। तो यहाँ देखिए इसको ज्यादा पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बताएं इसमें से क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। ये 5 से 6 क्वेश्चन में से जरूर रहेगा, लिख के ले लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि लेजर किरणों के प्रमुख विशेषता लिखें, यानी लेजर किरणों के दो प्रमुख विशेषता को लिखे। देखिए 2011 का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा, फिर 2015 में पूछा, यानी ये पूछता है, ध्यान रखना है। यानी ये बाबू क्या होता है, पूछता है कि लेजर किरणों के दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो लेजर किरण के दो प्रमुख विशेषता क्या, लेजर किरण तीक्ष्ण एवं एक दैशीय होती है। यानी कहने का मतलब क्या, लेजर किरण क्या होती है, तीक्ष्ण एवं एक दैशीय यानी एक दिशा की होती है। और दूसरा आपको लिखना है कि यह स्पीड यह स्टील प्लेट को छेद सकती है। अब अगर आपसे और बोले लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेजर किरण एकल तरंगदैर्घ्य की होती है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्या कि लेजर किरण के किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को लिखे, तो आपको लिखना है। इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिया जाएगा क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी बाबू कर लिया जाएगा। तो लेजर किरण के दो प्रमुख विशेषता आपको लिख देना कि यह स्टील प्लेट को छेद सकती है और यहाँ देखिए यह एकल तरंगदैर्घ्य के होते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए कि लेजर किरण तीक्ष्ण तथा एक दिशीय होती है, यानी एकदम यहाँ पे क्या होता है, एकदम तीक्ष्ण होता है और ये एक दिशा में होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला यहाँ आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की विस्थापन धारा किसे कहते हैं। इसको आपको लिखना है कि विस्थापन धारा आखिर क्या होता है, विस्थापन धारा क्या होता है, करंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि विस्थापन धारा आखिर क्या होगा, विस्थापन धारा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विस्थापन धारा क्या होता है। तो जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं तो जो धारा उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको मात्र 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितना बाबू, 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितना, 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 6 में से प्यारे बच्चों 2 कम से कम क्या करेगा, लड़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, 2 कम से कम लड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए विस्थापन धारा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विस्थापन धारा यानी करंट डेंसिटी क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसका डिफिनेशन होता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास तो डिफिनेशन एकदम बिल्कुल आसान मिलेगा कि जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युतीय फ्लक्स में, जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो जो उत्पन्न होती है धाराएं उसे ही हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है कि इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे IE द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे भी साथ में आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। बाबू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये इसका अंतिम सब्जेक्टिव है। इसके बाद से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में कर लिया जाता है क्योंकि 1 शॉट चलता है। और इसमें देखिए आलतू फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब प्यारे बच्चों पूछा ही नहीं जाता है। तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। क्योंकि अगले महीने आपका मान लीजिए कि उसके अगले महीने तो आपका एग्जाम ही 1 तारीख से, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वहीं पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए।
क्योंकि टाइम कम है और जो भी पूछेगा इस चैप्टर से इसी में से पूछेगा, गारंटी हम लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, क्योंकि प्रकाश भी क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश भी निर्वात में गति करता है। प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो प्रकाश का चाल होता है प्यारे बच्चों निर्वात में सबसे ज्यादा। प्रकाश भी क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए वो क्या निर्वात में सबसे तेज होता है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ये तरंग प्रकाश तरंगे होती हैं। इसमें प्रकाश की भांति अपवर्तन, परिवर्तन, यहाँ पे क्या अपवर्तन, विवर्तन कुछ भी होता है, व्यतिकरण, ये सब होती हैं। तो यहाँ देखिए वे गुण पाए जाते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य के यहाँ देखिए परिसर के आधार पर इन तरंगों को एक क्रम में रखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युतीय चुंबकीय प्यारे बच्चों तरंग या विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना क्या चाहता है हम आपको समझाते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है। ये तरंग प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे, प्रकाश भी क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। तो देखिए इनमें प्रकाश की भांति अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ये सब चीजें क्या होती है प्यारे बच्चों, होती है यानी पाई जाती है। और तरंग दैर्ध्य के परिधि, यहाँ देखिए परिसर के आधार पर इन तरंगों को एक क्रम में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिन्हें हम लोग विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इन तरंगों को एक परिसर में रखा जाता है। एक प्यारे बच्चों परिसर दिया गया है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन कौन से तरंग होते हैं, उनको एक परिसर में रखा गया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पैड ग्रुप में मिलेगा। तो आप लोग यहाँ देखिए पैड ग्रुप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नंबर है हमारा 91 35 74 20 24। आप इस पे क्या कीजिए बाबू, आप इस पे फटाफट से कॉल करके जल्दी जल्दी पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज 100 जो वायरल क्वेश्चन का पीडीएफ है आपको मिलने वाला है फ्री में। 100 यहाँ देखिए पीडीएफ मिलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन का विथ आंसर। तो उसको कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए इसके बाद से ये 6 ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हुआ। हम आपको अब क्या करते हैं, सब्जेक्टिव समाप्त हुआ, हम इसका अब आपको ऑब्जेक्टिव करा देते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। तो वो ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिए, अभी रुके रहिए यहाँ पे, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो 100 वायरल यहाँ पे क्वेश्चन है ना फिजिक्स के, उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में गूगल या क्रोम ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आस्क बोर्ड। अभी ऑब्जेक्टिव बाकी है, जाइएगा मत, जैसे ही सर्च कीजिएगा ऐसा आएगा, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे ना आपके सामने ऐसा खुलेगा। अभी नहीं है प्यारे बच्चों, सुबह आइएगा तो यहीं पे दिखेगा कि फिजिक्स के 100 वायरल क्वेश्चन को मात्र एक क्लिक में डाउनलोड करें। जैसे ही आप लोग उस पर एक बार जैसे यहाँ पे क्लिक किए, जैसे ही करेंगे आपको क्या करना होगा, आपको प्यारे बच्चों उस पोस्ट को खोलना होगा। जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए नीचे आएगा सर्वर 1 और सर्वर 2, क्योंकि सर्वर से आपका डाउनलोड किसी बच्चे का नहीं हो रहा था सर्वर 1 से, तो हम सर्वर 2 भी बना दिए। देखिए तो लिंक 1 या लिंक 2 से क्या कीजिए, आके फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट आइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे क्या रेडी हैं, सभी बच्चे क्या रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। सभी बच्चे क्या रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। चलिए सभी बच्चे रेडी हैं, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। देखिए हम क्या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे देखिए इसका क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करने वाले, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का ऑब्जेक्टिव लाना चाहिए, हम विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का ला दिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, नहीं होगा तो कल यहाँ पे 11 बजे दिन में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शायद गलत ऑब्जेक्टिव आ चुका है विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, हमको लाना था विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, लेकिन यहाँ पे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का आ गया है शायद।
किया ही है कि गलत है, 1 मिनट देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को देख के पता लगा। नहीं बाबू यहाँ देखिए ये सही है। चलिए अब यहाँ आप देखिए हम इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुख्य रोल अदा करने वाला है। तो चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों पहला है और इसका आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए। यहाँ पे फटाफट से आप लोग इसका आंसर लगाते चलिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग आंसर लगाइए कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा। तो सबको पता है कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है बाबू, पहले का राइट आंसर लगा दीजिए। जी बिल्कुल सभी बच्चे को बताना है कि किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान हमारा क्या होता है, अधिकतम होता है। तो पहले का यहाँ पे क्या बनेगा, पहले का जो आंसर बनेगा हमारा ए वाला बनेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पहले का यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रेडियो तरंग हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा। अब तरंग दैर्ध्य अधिकतम तो रेडियो तरंग के लिए था, अब पूछा गया कि तरंग दैर्ध्य किसका न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो गामा किरण का क्या होता है, ये जो होता है गामा किरण, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन इसकी जो भेदने की जो क्षमता होती है वो सबसे हाई होती है। अब पूछेगा कि जो गामा किरण होता है इसका प्यार बच्चों क्या होता है, आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। अब पूछेगा कि किसका, यहाँ पे देखिए एकल तरंग दैर्ध्य होता है, तो शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान किसका होता है, इसी का होता है, एकल तरंग दैर्ध्य नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, एक बार फटाफट से आंसर बता दीजिए। माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, जल्दी से जल्दी, माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, एक बार बता दीजिए। चलिए माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, अगला चैप्टर का आ गया है प्यारे बच्चों। चलिए आप देखिए, सॉरी इसी का है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास बता दीजिए। तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, तो 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच होता है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा 100% होगा। तो आप भी इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युतीय चुंबकत्व के नियम अनुसार प्रकाश में निर्वात की चाल सभी निर्देश तंत्रों में होती है, यानी विद्युतीय चुंबकीय के नियम के अनुसार प्रकाश का चाल सभी जड़तों में क्या होती है। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। जैसे हम आपको बताएंगे विद्युतीय चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे जब निर्वात में कुछ नहीं है, ना हवा है, ना जल है, ना कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो वहां पे सभी जगह पे चाल क्या होगा, सभी जगह पे चाल प्रकाश का हमेशा समान होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सभी जड़तों में क्या होगा, चाल जो होगा समान होगा, क्योंकि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है वो संचरित होता है किसमें, तो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं पाया जाता है, हर जगह समान होगा। तो यहाँ पे जहां भी जाएगा वहां पे क्या होगा, निर्देश तंत्र इसका समान होगा। अगला अधिक विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, फटाफट से प्यारे बच्चों एक बार आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे बताइए कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा, विस्थापन धारा का मात्रक क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे एम्पियर मीटर, नहीं, यहाँ पे देखिए विस्थापन धारा का मात्रक होता है ओनली एम्पियर। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर। अगला आज ये कि प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मुक्त कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर लगाइएगा, प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आज ये कि आप देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आंसर लगाइए फटाफट से, थोड़ा सा ब्राइटनेस खोल लेते हैं शायद अच्छा दिखेगा। चलिए अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर लगाइए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कालांतर कैसा होता है, कितना होता है। तो प्यारे बच्चों इसके बीच का कालांतर हमेशा शून्य होता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर हमेशा शून्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आज की अवरक्त किरणें इन दो क्षेत्रों के मध्य पाई जाती हैं,
यानी जो अवरक्त किरणें होती हैं वो किन दो क्षेत्रों के मध्य पाई जाती है, अवरक्त किरणें किन दो क्षेत्रों के मध्य पाई जाती है, यानी किन दो क्षेत्रों के बीच में होती हैं, तो किन दो क्षेत्रों के, तो रेडियो और सूक्ष्म गलत, सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा सूक्ष्म तरंग और दृश्य प्रकाश के बीच ये उपस्थित रहती है कौन, तो अवरक्त किरणें। तो यहाँ पे आपको ये भी याद कर लेना है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग लंबाई न्यूनतम होता है। प्यारेलाल यहाँ पे फटाफट से आंसर लगाइए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आंसर लगाइए। आज वन शॉट में जो हम आपको बताए हैं ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 6 वहीं आएगा, अगर पूछेगा तो उसी से पूछेगा, लेकिन इसका बाद जो है ऑप्टिक्स प्यारे बच्चों चैप्टर, उसमें जानते हैं कितना क्वेश्चन पूछा है, अभी से लेके 50 प्लस ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा है, 50 प्लस खाली 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है। वो चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उससे कम आपके एग्जाम में ना 2 नंबरिया वाला 4 को क्वेश्चन रहेगा, तो उसको 2 दिन में उसको पूरा सब्जेक्टिव खत्म कर दिया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 को सब्जेक्टिव और कम से कम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा तो 7 से 8 को ऑब्जेक्टिव कम से कम रहेगा उस चैप्टर से, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जो ऑप्टिक्स है ना, इससे सबसे ज्यादा फिजिक्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद से क्या होता है इलेक्ट्रिकल करंट से पूछा जाता है। तो बाबू वे जो इसके बाद वाला जो यहाँ पे 9 आने वाला है ना डे 9, उसको प्यार बच्चों 2-3 दिन चलाना पड़ेगा, तो तब जाके वो क्या होगा आपका खत्म होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका तरंग लंबाई न्यूनतम, तरंग लंबाई छोटा किसका, तो गामा किरण का, इसमें से क्या होगा तरंग लंबाई छोटा होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग का संचरण होता है कौन, तो विद्युतीय और चुंबकीय तरंग का, तो बाबू विद्युतीय और चुंबकीय तरंग दोनों है, तो इसका संचरण क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी होगा, यानी ये दोनों के लंबवत होते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। और सुबह सुबह प्यारे बच्चों निवेदन है कि आप लोग आइए और क्रैश कोर्स कीजिए यहाँ पे, और कल होगा प्यारे बच्चों किसका, तो यहाँ पे होगा केमिस्ट्री का, यहाँ पे क्रैश कोर्स, तो यहाँ पे आना है और आपको केमिस्ट्री करके जाना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, और 11 बजे बाबू बायोलॉजी का क्लास होने वाला है। यहाँ पे देखिए जो 200 क्वेश्चन करा रहे हैं ना उसी का सीरीज होने वाला है, तो यहाँ पे आइए बायो का जिनका वीक है फटाफट से यहाँ पे तैयारी कर लीजिए बायोलॉजी का। तो सभी बच्चे को आना है बायो का क्लास करने। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E के अनुपात अगर B/E है तब इसका मात्रक क्या होता है, MS इनवर्स होता है कि SM इनवर्स होता है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अरे बाबू MS इनवर्स नहीं होगा, MS इनवर्स नहीं होता है, क्या होता है SM इनवर्स होता है। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा SM इनवर्स आपका क्या होगा 100% राइट आंसर होगा। तो आप इसे सही करते चलिए। अगला आ जाइए कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सी है। दूर संचार के लिए कौन सा विकिरण है, अवरक्त की दृश्य प्रकाश। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, जल्दी जल्दी कि माइक्रो तरंग। तो बाबू अंतरिक्ष संचार हो, दूर संचार हो, किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि दूर संचार के लिए कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्यार बच्चों किसका, माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन पे टिक करना है, माइक्रो तरंग आपका सही हो जाएगा। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है, अब देखिए आवृत्ति की बात किया जाता है, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, रेडियो तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। लेकिन सबसे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति देखिए माइक्रो तरंग की रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होगी, तभी तो इसको प्यार बच्चों अंतरिक्ष संचार में, दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से प्यार बच्चों कम नहीं होती है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। कम पे मार दिए टिक, यहाँ पे किस पे मारना है हमको, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नांकित में से किसमें महत्तम वेधन क्षमता होता है, यानी कौन सा ऐसा किरण है जिसका महत्तम वेधन क्षमता होता है, किसका होता है, गामा किरण का क्या हो जाएगा महत्तम वेधन क्षमता होगा। तो यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि ऐसे रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है, ऐसे रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा हो, तो ऐसे तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो तरंग कहते हैं, माइक्रो तरंग कहते हैं प्यार बच्चों, माइक्रो तरंग कहेंगे। यहाँ पे आप लोग याद रखें कि ऐसे रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, माइक्रोवेव माइक्रो तरंग कहेंगे। अगला आ जाइए
अगला है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान के लिए कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान के लिए कौन सा किरण सहायक होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान के लिए एक्सरे सहायक होता है, एक्स किरण सहायक होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में सहायक कौन सा होगा? तो एक्स किरण ही सहायक होगा। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? बहुत बढ़िया, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी? ये क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं। चले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? त्वरित आवेश द्वारा होती है। त्वरित आवेश, त्वरित आवेश। स्थिर आवेश द्वारा क्या होगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। गतिशील आवेश द्वारा क्या होगा? प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? विद्युतीय चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पत्ति किसके द्वारा होगा? एक त्वरित आवेश द्वारा होता है, गतिशील आवेश द्वारा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा? एक त्वरित आवेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये कि माइक्रो तरंग वे विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास होती है। तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास किसमें होती है? कई बार आपको बता चुके हैं। माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितनी होती है, किसमें होती है? जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट। गीगाहर्ट्ज, माइक्रोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। बाबू कई बार आपको क्लास ये हम करा चुके हैं, तो यहाँ पे आपको गलती करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो देखिए माइक्रो तरंग की जो यहाँ देखिए माइक्रो तरंग वे विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास क्या होती है? गीगाहर्ट्ज में होती है, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो बाबू त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? अभी जाने कि ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश है तो त्वरित आवेश विद्युतीय चुंबकीय तरंग दोनों उत्पन्न करता है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके लिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होगा? यानी कहने का मतलब क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिनका तरंग लंबाई सबसे कम होता है? तो प्यारे बच्चों सबसे कम की बात करें ना तो सबसे कम होता है गामा किरण का तरंग लंबाई सबसे कम होता है। आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे आपको इसको याद करते चलना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। तो देखिए हम आपको बताएं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होगा? एक अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो यहाँ पे भी बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है। बाबू इस दोनों के लंबवत अभी तो हुआ, विद्युतीय क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, सी वाला ऑप्शन राइट। अगला आज है कि बीटा किरण विक्षेपित होती है। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर। अब मजा आने वाला है 23 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी से जल्दी यहाँ पे बता दीजिए। बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा किरण विक्षेपित होती है प्यारे, बीटा किरण विक्षेपित होती है। आंसर तो लगाइए। तो बीटा किरण विक्षेपित होती है कौन से मामले में? तो बाबू केवल विद्युतीय क्षेत्र नहीं, केवल गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बीटा किरण होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है, केवल चुंबकीय में नहीं, केवल विद्युतीय में नहीं, ये दोनों में होती है। तो दोनों आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला आज ये कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त फिल्म कौन सा होगा? बाबू कोहरे में कौन सा होगा फिल्म फोटोग्राफी के लिए? हम ये भी करा चुके कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त फिल्म होता है, कौन सा फिल्म होता है? बाबू आपको याद रखना है कि औरक्त होता है, औरक्त का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे किसका? इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। तो बाबू आपको ये याद होना चाहिए। अगला आज ये कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले विज्ञानी कौन थे? कि प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रायोगिक पुष्टि किसने किया था? पता तो मैक्सवेल ने लगाया था कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, लेकिन प्रायोगिक पुष्टि किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि यहाँ पे किसने किया था? बाबू हर्ट्ज ने किया था। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? दूर से ही दिखाई देने लगेगा। यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग क्या होता है? दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? उसका प्यारे बच्चों तरंग दैर्ध्य बहुत हाई होता है, इसलिए खतरे के संकेत में क्या लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी
याद कर लेना। अगला आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयोग करेंगे। अब बता दीजिए, पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए कौन सा किरण प्यारे बच्चों, पराबैंगनी किरण को फोकस करने के लिए, तो पराबैंगनी किरण को फोकस करने के लिए किसका करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, कांच का नहीं क्वार्ट्ज का करेंगे। उच्च घनत्व वाला कांच का भी नहीं करेंगे बाबू, गलत आंसर, गलत आंसर। किसका, क्वार्ट्ज का करते हैं, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। क्वार्ट्ज आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है। अब आवृत्ति पूछा गया, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका, तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लेकिन सबसे अधिक आवृत्ति किसका, तो आपको याद रखने की फ्रीक्वेंसी किसका अधिक होता है, तो ये गामा रेस का होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना। अगला आ जाइए कि अवरक्त किरणों किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित रहती है, तो सूक्ष्म तरंग और दृश्य परिसर के बीच ये क्या होता है, स्थित रहता है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका, ये देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य है, बता दीजिए यहाँ पे 30 का राइट आंसर फटाफट से, कि निम्नलिखित में से कौन अवरक्त तरंग दैर्घ्य होता है। अवरक्त तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर अवरक्त तरंग दैर्घ्य, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। तो इसे आपको बाबू याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव बता दिए, यानी कहने का मतलब इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर पूछा जाता है, वो आपका कंफर्म हो गया बाबू। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तो आज 4 से 5 नंबर पूरा कंफर्म कीजिए। और सब्जेक्टिव 6 बताए ना, इसी में से रहेगा, ये गारंटी है मेरा। तो यहाँ पे आप लोग उसको विश्वास बना के क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और सुबह में जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके ना, आप आइए और क्लास कीजिए बाबू प्लीज़। तो यहाँ देखिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिएगा। आते हैं 11 बजे किसके क्लास में, बायोलॉजी के क्लास में। तो मिलिए बायो के क्लास में, यहाँ पे जल्दी से जल्दी आइएगा, बायो के क्लास में 11 बजे क्लास होने वाला है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए हाँ, पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए, फ्री में मिल रहा है बाबू। कोई ऐसा टीचर नहीं है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ डेली बाय डेली एक पीडीएफ दें, लेकिन हम आपको देते हैं, ये सच्चाई है कि हम आपको पढ़ाई के साथ साथ पीडीएफ भी दे रहे हैं फ्री में। तो यहाँ पे जाइए, उसका लुत्फ उठाइए, याद कीजिए वो सब क्वेश्चन। तो जाइए बाबू फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए, जाके फटाफट से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के बाबू पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।